नक्सली हिंसा एक बार फिर सरकार के सामने एक बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ी है। नोटबंदी से नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूटने का दावा दोनों मोर्चों पर फेल होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मार्च में 12 और कल 25 जवान नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ गए। हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब रमन सिंह सरकार ताल ठोक कर दावा कर रही थी कि उसने बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया है। बहरहाल जवानों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मानते हैं कि यह चुनौती है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि विकास जारी रहेगा। विपक्ष तो सरकार से जवाब चाहता ही है। आखिर सवाल यह है कि आखिर इस शहादत पर मातम पुरसी और सियासत का खेल कब खत्म होगा। मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। जब तक आप दूर दराज जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को विश्वास में नहीं लेंगे तो ये हिंसा समाप्त नहीं होगी। आपको वहां की कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। वहां के लोग बाग आप पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। भारत सरकार के गृह डिपार्टमेंट की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि हाउ टू डील एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नक्सल्स। भाषण में, ट्वीट में जरूर इस्तेमाल ये सब बात करते हैं लोग। आतंकवाद, संप्रदायवाद और नक्सलवाद इसकी बात करते हैं और काबू करने की बात करते हैं। और ठीक उसी जगह पर 3 महीना पहले 11 लोग हमारे शहीद हुए। सवाल तरह तरह के हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सवाल उठा रही हैं। देश के सामने ये सवाल लंबे समय से चल रहा है और आज आवाज अड्डा में हम यही पूछ रहे हैं कि क्या ताकत का इस्तेमाल कर नक्सली हिंसा से निपटा जा सकता है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हां के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और इस पैनल में हमारे साथ हैं सुरक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला और 2 वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जो रांची में हैं, झारखंड में इस तरह के मामलों को देखते रहे हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो भारत की राजनीति और उससे जुड़े तमाम विषयों पर पकड़ रखते हैं। शुरू करेंगे नरसिम्हा राव जी से। नरसिम्हा राव जी, जाहिर है इस वक्त सरकार आपकी है दोनों जगह, राज्य में भी और केंद्र में भी, तो सवाल पहला आपकी तरफ आएगा। ये क्या हो रहा है? बहुत समय हुआ इस बारे में कई, और मैं साफ कह रहा हूं कि 2 राजनीतिक पार्टियों के हमने प्रवक्ताओं की बातें सुनी जिनका कहना है कि ऐसे नहीं होगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। लंबे समय से समस्या चली आ रही है, आज शुरू नहीं हुई है। उनकी भी सरकारें रही हैं, उनको भी विश्वास में लेने का काम करना था। और जब आप विपक्ष में थे तो आपकी पार्टी सभी तरह की समस्याओं के समाधान आपके पास होते थे, ऐसा लगता था। लेकिन अब आप जब सरकार में आ गए हैं, फिर ऐसा हमला, एक के बाद एक हमला हर बार एक ही तरह से होता है। और कैसे ये इतनी बड़ी चूक हो रही है और इससे निपटने की कोई रणनीति क्यों नहीं दिख रही है? आलोक जी, सबसे पहले मैं जो कल की जो घटना में जो लोग शहीद हुए उनके लिए मैं अपनी संवेदनशीलता पहले प्रकट करना चाहता हूं। और इसमें जिस प्रकार की तैयारियां सरकार की ओर से हो रही है, शायद आपको ये जानकारी होगा, नहीं तो मैं आपके दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले साल दिसंबर से एक बड़ी योजना के तहत सड़कें बिछाने की, इन सारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में सड़कें की एक बड़ी योजना बनाया गया। 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके 5,400 किलोमीटर लंबे सड़कें बनाने की योजना शुरू कर दिया गया पिछले दिसंबर में। इसके तहत बहुत तेजी से काम हो रहा है सभी राज्यों में।
और जहां ये घटना हुआ है कल सुकमा में, ये उनकी जो एक लास्ट बैस्टियन है, उनकी माओइस्ट की उनकी दबदबा है यहां पर। जब उनकी जो इंटीरियर एरियाज में हम जाकर के इस प्रकार की फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एक तरह से उनकी तरफ से एक रिप्रेजल अटैक है। वो अपनी वहां इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए उनकी तरफ से एक अटैक है, मैं मानता हूं। इसकी जानकारी यदि पहले मिल जाती तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए था। बट लेकिन वो अपने आप की अपनी औकात को बचाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इन सबको एक ऐसे ताकत मानते हैं जिसके खिलाफ देश कोई किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकती है, किसी प्रकार की रहम नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि पिछले सरकारें में इस प्रकार की दोहरी नीति थी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ नेता इनके पक्ष में भी इनके प्रति संवेदनशीलता रखते थे। हमारी सरकार इनको एक डेवलपमेंट को रोकने वाली ताकतें मानते हैं हम इनको, और आदिवासियों को अपनी ह्यूमन शील्ड बनाकर किसी न किसी प्रकार अपनी आतंक को पनपने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक लंबी समय से ये लड़ाई हो रही है। मैं समझता हूं इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिला हुआ है, बट लेकिन कल की घटना के बाद आगे की चुनौतियों को भी सामने देखते हुए सरकार को अपनी रणनीति को फिर एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, और इसकी जानकारी गृह मंत्री जी ने कल दिया भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं सरकार की नीति, नियत और सरकार की क्लैरिटी इस विषय में बिल्कुल है कि ये एंटी नेशनल फोर्सेस हैं। इनको हमें बिना किसी प्रकार के संकोच से इनको हमें लड़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे ताकतें हैं, दिल्ली में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, मीडिया में हैं, जो इनको जनता की आवाज के रूप में देखते हैं। हम ऐसे ताकतों के साथ भी हमें एक तरह से लड़ना पड़ेगा। हम ऐसे ताकतों को भी एक तरह से एक चुनौती मानते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको कवर प्रोवाइड करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के। जी जीवीएल, आप जो कह रहे हैं वो एक बड़ी डिबेट पे जा रहे हैं हम, क्योंकि अगर अभी इस मुद्दे पे सीमित रहें, कुछ देर में फिर लौट के आऊंगा, बात को और आगे बढ़ाएंगे। अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके पास मैं चलता हूं कुछ देर। लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, क्योंकि भारत में कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया है। अभी कुछ देर पहले हमने दिग्विजय सिंह जी को सुना, जिन्होंने कहा कि इन रिमोट इलाकों में जाकर इन लोगों को विश्वास में लिए बिना ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। जीवीएल ने अपनी बात में इशारा भी किया कि एक दोहरी नीति, एक तरफ से आपने ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे, दूसरी तरफ से माओवादियों से बातचीत की चर्चा भी होती रही। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय में, और पूरी तरह अगर आप कहें केंद्र में बहुत बड़े समय तक कांग्रेस का शासन था, जब यह समस्या इस देश के 10 राज्यों में 100 से ज्यादा जिलों में फैली है। 1966 में नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन जहां पहुंचा है, और जो स्वरूप उसने ले लिया, अब उसे आप राजनीतिक आंदोलन नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे वामपंथ के समर्थक भी अब कह रहे हैं कि यह किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन नहीं रह गया है, ये अराजक आतंकवाद है, और इसको अराजक आतंकवाद की तरह ही इससे निपटा जाना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है, और अगर आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो कैसे? देखिए, यदि आप अतीत में जाएंगे तो हमारा कहना है कि सन 47 के पहले से क्यों ना शुरू कर दें। जिन लोगों का जन्म 1925 में हुआ था, उन लोगों की क्या भूमिका थी, वो किसके साथ थे। तो इस सब चीजों में समय जाया करने और अपना दीदा रोने से कोई फायदा नहीं है। दोनों जगह तथाकथित स्वयंभू राष्ट्रभक्तों की पूरी लबरेज सरकार है। इनके पास हर चीज का निदान है, और ये जादू की छड़ी थी इनके पास, और नोटबंदी से लगाए तमाम इनके योजनाएं थी, जिससे कश्मीर और के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी, नक्सलाइट, इन सारे लोगों की कमर टूट गई थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री
या किसी भी देश के प्रधानमंत्री किसी आतंकवादी घटना जहां ज्यादा हो रही हो या हिंसक घटना हो रही हो वहां जाके भाषण दें कि आप लोग टूरिज्म और टेररिज्म में से एक चुन लें। ऑफर दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि टेररिज्म और टूरिज्म में से एक चुनना होगा कश्मीर के नौजवानों को। आज की परिस्थिति है, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया नक्सलियों का, 300 लोग आ गए, उस इलाके में इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दोनों सरकारों की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? 1 घंटे में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ होगा। जब हमारे विकास के काम वहां इतने बड़े हो रहे हैं, बता रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र, पूछिए मत कितनी तारीफ कर डाली। तो भैया उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या की थी आपने कि ये जो हमारे सैनिक उस डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और दूसरे जो नक्सलाइट हैं उनका मूवमेंट चल रहा है, आप कान में तेल डाले बैठे हुए थे। आपकी फोर्सेज कहाँ थी? ये तो टोटली इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और लोग माननीय राजनाथ सिंह जी को बोल रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है। अरे भैया, दिल्ली के किसी मंत्री को उसमें इंक्लूडेड है माननीय राजनाथ सिंह जी, जिसे ऑन रिकॉर्ड या जिन लोगों को ऑन रिकॉर्ड अपना स्टाफ रखने की छूट नहीं है, वो लोग देश के गृह मंत्रालय के निर्णय तो क्या ले पाते हैं? सीआरपीएफ का जो मुखिया का पद है वो खाली है, तो वो क्या निर्णय लेंगे? ये तो मैसेज है पूरे देश में, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे तमाम और मंत्रालय है, उनके मंत्रियों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं है। तो यही से ही चल रहा है ये देश। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। ये सत्ता के लोभी और सत्ता के भोगी हैं। इन्हें सत्ता ये अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं, आपने एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर आपने एक सवाल उठा लिए हैं, काफी सवाल उठा लिए हैं। आपने उस सवाल को बहुत सक्सेसफुली किनारे कर दिया कि कांग्रेस की क्या भूमिका है। आप क्या आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से क्या सोल्यूशन है? आपको क्या लगता है कि कैसे निपटना चाहिए? देखिए सोल्यूशन तो जिसके पास है सत्ता वो जाने। हमसे पूछेंगे ऑफिशियली, हम अपने नेताओं के थ्रू जो उसमें इन्वॉल्व है, जिनको उसमें मास्टरी है, उनसे उनकी बात हो जाएगी। लेकिन आज तो वो स्वयंभू सबके सोल्यूशन के निराकरण के एक स्वयंभू कर्णधार बैठे हुए हैं ना दोनों जगह सत्ता में। तो क्या कर रहे हैं? मैंने बात उठाई, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पे जिसने लंबे समय तक इस देश पर राज किया है, ये जवाब देना क्या आपको शोभा देता है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो इसका जवाब दें? मैं दे रहा हूं जवाब। सुनिए, इस देश में सुई नहीं बनती थी जब हम आजाद हुए। कांग्रेस पार्टी की नीति और कार्यक्रमों ने इस मंगल पे हमें पहुंचाया है। दुनिया के हम तीसरी आर्थिक शक्ति हैं, चौथी और पांचवी सामरिक शक्ति हैं, दूसरी तीसरी नहीं तो फिर दंतेवाड़ा में सड़कें क्यों नहीं बनी उसी दौर में जब आदमी यहाँ से मंगल तक पहुंच गया? नहीं, ये किसने बनाया? क्या सड़कें नहीं बनी है? आप अखिलेश जी, आप एक बिल्कुल अच्छे विकसित देश नहीं हुए। आप एक पारंगत प्रवक्ता की तरह सवाल को इधर से उधर ले जा रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री हो गए? नहीं, मैं सुधार नहीं करता हूँ। नहीं, अब मैं अजय शुक्ला के पास चलूंगा, क्योंकि ये जहां आप ले जा रहे हैं उत्तर है। नहीं, मैं आप दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो मैं एक बार एक एक्सपर्ट कमेंट ले लूं। निरुत्तर हो रहे हैं, सुनिए, जब आप निरुत्तर हो रहे हैं तो चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हो चुके हैं। सड़कें अभी 50 साल आगे तक बनेंगी। ये कैसे हम मान लिए कि हम विकसित देश हो गए? अभी हम नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, इस तरह का कोई अंत नहीं है। आपको और जीवीएल को बैठा दिया जाए तो रात भर ये चर्चा चल सकती है कि आप में से किसने क्या नहीं किया और आप में से किसने क्या क्या हासिल कर लिया। अजय शुक्ला जी, ये जो हिंसा है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सप्ताह में एक कार्यक्रम उपलब्धि बता दें। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं ना, इसलिए क्योंकि आप लोग जहां ले जाना चाह रहे हैं, मैं उससे एक बार वापस एक्सपर्ट के पास चलूं। अजय शुक्ला जी, ये हिंसा की निंदा होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह ये हमले होते हैं, सुकमा में एक सड़क है, उस सड़क के
ऊपर कितने हमले हो चुके हैं, जितने किलोमीटर सड़क नहीं बननी है उससे दुगनी जाने जा चुकी हैं वहां, और हर 5 किलोमीटर पर सीआरपीएफ की चौकी है। इसके बावजूद वहां अटैक हो जाते हैं, और जब भी वहां अटैक होता है तो इतना खतरनाक अटैक होता है कि ऐसा लगता है कि सुरक्षा बलों के हाथ से वो इलाका पूरी तरह से निकल गया है। आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियों के नेता जो कह रहे हैं इनमें कुछ हजम करने लायक है, या सुरक्षा के लिहाज से कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया है, ये पहला हमला तो है नहीं। ऐसे हमले बराबर होते रहे हैं, पहले कांग्रेस सरकार के समय और अभी बीजेपी सरकार के समय। वही हमले उसी तरीके से उसी तादाद में जो है सीआरपीएफ के बेचारे जवान मारे जा रहे हैं। आपके ग्राहकों ने या आपके दर्शकों ने अभी तक देख लिया होगा कि दोनों ऐसा जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो, उनकी कोशिश यही रहती है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाएं, दूसरी जो पार्टी जो है उसको दोषी ठहराएं किसी तरीके से, और जो विपक्ष में है वो सत्ते को वाले पार्टी को जो है दोषी ठहराना चाहता है, और उनसे पहले जब सत्ता बदली होता है तो वही जो है दूसरे पांव के दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है। बात जो सेंट्रल बात है, जो सबसे जरूरी बात है, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, और वो ये है कि कैसे होता है हर बारी कि एक केंद्रीय फोर्स, एक केंद्रीय पुलिस बल जो कि पूरी तरीके से भारत सरकार के जोर के साथ, भारत सरकार के पैसों के साथ आर्म्ड है, ट्रेंड है, उनके ऊपर एक क्या हम बोलें, बेचारा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई हुई है, लेकिन गांव के लोग जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई हथियारों का भंडारा नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई बल नहीं होना चाहिए, वो हर बारी कैसे इनके ऊपर इतनी भारी तादाद में कैजुअल्टीज बना के निकल जाते हैं हाथ से। और इसका जवाब सिर्फ ये है कि जो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो सीआरपीएफ की इक्विपिंग होनी चाहिए, जो इनके पास हथियार होने चाहिए, जो इनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, यूएवीज वगैरह, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ एक दूसरे को दोषी ठहराने के ऊपर के लिए जो है दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। इस बारी भी मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि वही बातें कही जाएंगी जो कि पिछले ऐसे हमलों के बाद कही गई थी। जब ये ध्यान से निकल जाएगा बात, सब कुछ जमीन के ऊपर उसी तरीके से वापस अपने कार्रवाई करने के तरीके से सब लोग चले जाएंगे दोबारा। और जो है कुछ दिनों बाद, ये कहना बहुत मैं दुख के साथ कहता हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहुत लाइकली है कि ऐसा और एक हमला हो जाएगा। कोई जो है असलियत में जो बातें होनी चाहिए, जो तब्दीलियां होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई नहीं ध्यान देना चाहता है। जी हर्षवर्धन, आप एक पत्रकार के तौर पर जब देखते हैं, अखिलेश हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो मेहमान हमारे और हैं, उनसे एक एक टिप्पणी ले लूं। हर्षवर्धन, आप एक पत्रकार के तौर पे, एक एनालिस्ट के तौर पे और भारत के एक आम नागरिक के तौर पर जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि कहीं बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हो रही है? आलोक जी, मुझे लगता है कि मिसहैंडलिंग तो बड़ा छोटा सा शब्द है। मुझे लगता है कि सीधे सीधे वो देश का नुकसान हो रहा है वहां। और जब इस तरह की बात होती है, जो हमने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तो मुझे लगता है कि ये नुकसान हो रहा है, इनको अंदाजा ही नहीं। इनको लगता है कि ये नुकसान जो ठीक हो जाएगा, 10-20 लोग मरते हैं, फिर आगे 25-50 मरेंगे। अब जैसे दो शुरुआत की जो बात थी, उसमें एक जो उस वक्त चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे और उन्होंने जब कैबिनेट की मीटिंग में वो प्रस्ताव लगभग पास करा लिया था, तो दिग्विजय सिंह ने वीटो पावर लगाया था और कहा कि हम ये नहीं करेंगे। और तब उन्होंने उस वक्त के जो लोग थे, जो उस वक्त कहे जाते थे कि कांग्रेस के साथ समर्थन में रहते हैं लेकिन आमतौर पर सत्ता में भागीदारी नहीं होती, जिसको वामपंथी विचारक के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर देखा जाता है, उन लोगों के जरिए बातचीत करते हुए और मानवाधिकार और एनजीओ के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इसको इस तरह से हैंडल करेंगे। जब रमन सिंह की सरकार, एक तरह से कहें, जब केंद्र का समर्थन भी था और सारी चीजें हुई, सलवा जुडूम जब आगे बढ़ रहा था,
तो उस वक्त मानवाधिकारवादियों ने उस पर रोक लगवा दी। अब उसकी पूरी जो स्थिति है वो सिर्फ सीआरपीएफ के इक्विप्ड होने या फिर उस इलाके की जानकारी होने भर नहीं है। जब ये घटना हुई तो उसके बाद वहां के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई और खासकर जो वहां के पत्रकार हैं स्थानीय, उनका बहुत साफ कहना है कि ये सीआरपीएफ के हाथ की समस्या है ही नहीं। सीआरपीएफ को आप वहां जब तक लगा कर रखेंगे तब तक इस तरह की कैजुअलिटीज होती रहेंगी, क्योंकि सीआरपीएफ वहां मिक्सअप है नहीं वहां के स्थानीय लोगों से। नंबर एक, उनको इलाके का पता नहीं है, और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जो लोकल कोया कमांडो फोर्स बनी थी जिसने बहुत तेजी में असर किया था, उन लोगों को जब कोया कमांडो फोर्स वापस ली गई और दुनिया भर की ये चीजें कही जाने लगी कि वहां ज्यादतियां हो रही हैं, और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो उनके पास हथियार आ रहे हैं, सेना सीआरपीएफ के पास हथियार की कमी नहीं है, उनके पास जो हथियार आ रहे हैं वो चीन तक के हथियार उनके पास चले आ रहे हैं, वो कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले हथियार चले आ रहे हैं। और गृह मंत्री अगर सिर्फ ये कह के बच जाते हैं कि वामपंथी हिंसा, अरे इससे बाहर निकलिए साहब, अब आपकी सरकार दोनों जगह है और अब आपको ये चाहिए कि आप ये बताएं कि इतने लोग हैं जो देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ये एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है कि जो आदिवासियों का, वहां के स्थानीय लोगों का बार बार वो कोशिश करते हैं और उनके यहाँ के बच्चे गायब हो जाते हैं, उनके यहाँ की लड़कियां गायब हो जाती हैं, और जो कुल मिला के थोड़ा सा एक भरोसे का माहौल बनता है वो टूटता है। और जब टीवी स्क्रीन पर सरकारी और गैर सरकारी यानी विपक्ष के प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं तो शायद जो लोग शहादत जिनकी हुई है उससे ज्यादा उनका दिल टूटता होगा। जी हर्षवर्धन, आपने ये बहुत गंभीर बात उठाई है और ये सवाल बनता है, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार ऐसी घटना हो रही हैं और ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर भारत एक राष्ट्र के तौर पर इससे कैसे मुकाबला करेगा। राजन तिवारी, आप अभी रांची में हैं, झारखंड में ऐसी घटनाएं होती हैं उनको देखते हैं, आपने इससे पहले जम्मू कश्मीर में काम किया है जहां आपने दूसरी तरह की हिंसा को देखा है। दोनों जगह एक सवाल और है, सवाल यह है कि क्या सरकार को अपने देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकों के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इस तरह की समस्याओं का इलाज सिर्फ बंदूक से होगा? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो समस्या छत्तीसगढ़ में हो या झारखंड में हो, जो नक्सलवाद की समस्या है और जिस तरह से लोगों का समर्थन भी इन लोगों को मिलता है, या कश्मीर की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नक्सलवाद की समस्या इस समय जो रूप धारण किए हुए है और जिस तरह का समर्थन उसे मिलता है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है, उसकी एक बड़ी वजह जो इस तरह के विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें वहां के लोगों की भागीदारी किस तरह से है। क्या उस विकास के मॉडल में वो रिसीविंग एंड पर है या दूसरे एंड पर है? हमारी दिक्कत या हमारी विडंबना ये है कि हमारा स्टेट अब तक यही नहीं तय कर पाया है कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है या ये समस्या सोशियो इकोनॉमिक समस्या है। तो जब तक हम इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानते रहेंगे तब तक ना तो कश्मीर हल हो सकता है और ना इस तरह की चीजें हल हो सकती, क्योंकि हमें अपने नागरिकों को, स्टेट को अपने नागरिकों को विश्वास में लेना पड़ेगा, उसे ये बताना पड़ेगा जो सड़क बन रही है तुम्हारे फायदे के लिए बन रही है, और ये भरोसा उनमें जगाना पड़ेगा, ना कि उनमें ये लगे सड़क बनेगी तो हमारी लूट होगी। सवाल यहां पर है, और भले नरसिम्हा राव जी ने अभी बोला कि साहब मीडिया में ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं, मैं ये खतरा मोल लेते हुए ये बात कह रहा हूं। नरसिम्हा राव जी की तरफ से हो सकता है कि मैं राष्ट्रद्रोही मुझे बता दें, लेकिन मैं इस राष्ट्र का ही हूं और इस राष्ट्र के लिए सोचता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, जहां जहां ये समस्याएं हैं, या कश्मीर हो, सभी जगह कहीं ना कहीं हमने इन लोगों को विकास में भागीदार नहीं बनाया है। विकास जो है उस पर इनका भरोसा नहीं है, ये इनकी गरीबी, इनके पास जो कुछ है वो छिनता जा रहा है। तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। मुझे तो पूरी तरह से यह लगता है कि जब तक हम कानून व्यवस्था मानेंगे तब तक सीआरपी या पुलिस के भरोसे इसका निदान नहीं निकाल सकते हैं। इसका पॉलिटिकल निदान ही निकलेगा, इसका निदान लोगों को भरोसे में लेकर के निकलेगा, और तभी ये सारी चीजें बंद हो सकती जी। और पॉलिटिकल निदान किसी भी चीज का, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का पॉलिटिकल निदान आमतौर पर हमने देखा है इतिहास में ऐसे राजनेता निकालते हैं जिनकी जमीन बहुत मजबूत होती है।
इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजबूत जमीन किसी के पास हो, यह सोचना भी असंभव है। मैं नरसिम्हा राव जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब पार्टी के अंदर, इससे पहले बात हुई होगी, कुछ चीजें हैं जो आप कहेंगे कि सरकार तय कर रही है, लेकिन इस देश के बड़े से बड़े हिस्से को विश्वास में लेना, उनको साथ जोड़ना, और उसके बाद जो दूसरा तरीका है, क्योंकि तरीके दोनों अपनाए जाते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि लोग हत्या करते रहें और आप बातचीत की कोशिश करते रहें, लेकिन क्या वो बातचीत की, आउटरीच की कोशिश खास तौर पे उन गांव वालों के साथ जिन्हें नक्सली अपने शील्ड के तौर पे, जिन्हें आप कह रहे हैं ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ कोई प्रयास हो रहा है? खास तौर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे अभियान चलाता है, उनके वनवासी कल्याण आश्रम जैसे जन आंदोलन चल रहे हैं, उनकी रीच बहुत दूर दूर तक है। ये वैसा संगठन नहीं है जो हवा में चलता है और जिसकी जमीन में जड़ें नहीं है। तो ऐसे आपके अपने संगठनों से इस तरह के प्रचार और विचार का मुकाबला करने की कोई रणनीति आपके पास है? आलोक जी, इस चैलेंज से, इस इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज से किस प्रकार, किस रणनीति से हम इसको चैलेंज करें, ये इसकी जो नीति सरकार तय करती है, पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। बट लेकिन हमारे सरकार में और हमारी पार्टी में इस प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है जो बाकी वक्ता में मैंने सुना आपके चैनल पर, और कांग्रेस के कई नेता एक खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं, हम इसको कोई गरीबी के कारण इस प्रकार का कोई माओवादी कोई वहां पनप रहे हैं। हम समझते हैं ये बिल्कुल ये झूठी बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये इसको एक तरह से संरक्षण देने की, एक मोरल समर्थन, सपोर्ट देने की बात है, क्योंकि यदि केवल गरीबी के कारण ये होता, क्या गरीबी राज्य दूसरे राज्य नहीं है कि दूसरे राज्यों में और दूसरे जिलों में इस प्रकार की गरीबी की स्थिति नहीं है? और ये आदिवासियों की बात कहते हैं तो कौन आदिवासी नेता इसमें शामिल है? ये सब के सब एक तरह से एक क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। ये बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। तो इस प्रकार इनको किसी न किसी तरह से इनको लेजिटिमेसी देने की जो बात है, मैं समझता हूं वो भी एक इसी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे लिए दो लेवल पर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पर आप उनसे लड़िए, और जो वहां ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं, गांव वालों को आतंक के जरिए उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप सीधा गांव वाले से क्या संपर्क कर सकते हैं? जो फिजिकल कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने वाली बात है, फिजिकल कनेक्टिविटी जरिए आप गांव तक पहुंच सकते हैं। नहीं, फिजिकल से तो ज्यादा मेंटल कनेक्ट की बात है ना। आप एक इमोशनल और मेंटल कनेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? किससे मेंटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? माओवादियों से थोड़ी बात होगी। नहीं, गांव वालों से, माओवादियों से नहीं, गांव वालों से। तो गांव वाले से कौन आप मिला लेंगे? आप मिलाइएगा, बात करा देंगे। ऐसा गांव वाले को माओवादी लोग जो हैं उनके ऊपर आतंक के जरिए उनपे कंट्रोल जमाए हुए हैं, तो इनसे सीधा कोई बातचीत करना आसान नहीं है। नहीं, तो गंभीर सवाल है ना। ये सवाल ये है कि क्या ये जल्दी इसका सीधा रास्ता तो फिर ये है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, या जैसे उन्होंने ह्यूमन शील्ड बना रखी है सरकार भी, जैसे अभी कश्मीर में हमने एक नमूना देखा कि एक सरकारी अफसर ने एक आदमी को अपनी जीप के आगे बांध के ह्यूमन शील्ड बना लिया। ये हुआ कि सरकार अपने नागरिकों से बात करने में असहाय महसूस कर रही है। तो ये स्थिति, ऐसे क्रिमिनल से क्या बात करेंगे? माओवादियों से क्या बात करेंगे? जिन्हें आप क्रिमिनल मान रहे हैं उनसे बात करने के लिए कोई जोर नहीं देगा, मत करिए उनसे बात। सवाल यह है कि जो क्रिमिनल नहीं है उन पर आपका भरोसा माओवादियों पर उनके भरोसे से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? और उसका क्या तरीका? ये तरीका तो पॉलिटिक्स ही निकालेगी ना। आलोक जी, इसी भरोसे के तहत काम हो रहा है। सारे आदिवासी आप जाइए बस्तर में। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, केवल चर्चा तक आप सीमित मत रहिए। आप बड़े चैनल है, बड़े मीडिया ग्रुप हैं, आप थोड़ा अपने आपके डेफिनेटली आपका रीजनल चैनल्स भी है, आप बस्तर तक लोग को भेज के आप मीडिया रिपोर्ट मंगवाइए। वहां किस प्रकार की विकास हो रही है, किस प्रकार स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बन रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए, तब उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि केवल दिल्ली में बैठ के
मुंबई में बैठ के हम जो जिन लोगों से बात कर रहे हैं, इस पैनल में किसी को ग्राउंड लेवल की स्थिति पता नहीं है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, तो मीडिया में भी ऐसे जो घटना आपको जानकारी नहीं है, बहुत जल्दी सारी जगह आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं है नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी, ऐसा नहीं है कि आपको ही जानकारी है। नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट और उन्हीं इलाकों में रह रहे हैं। नहीं हर्षवर्धन जी, इंडिपेंडेंट की, मैं इंडिपेंडेंट न्यूज की बात कर रहा हूँ। वही जो एक पक्ष हो लेकर के बात करने वाली बात को नहीं कह रहा हूं मैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जाए और रिपोर्ट करें, तब हमें जनता को विश्वास होगा इसमें। जी, अब हर्षवर्धन कुछ कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन, मतलब अगर पत्रकार आपके फेवर में रिपोर्ट करेगा तब आपको इंडिपेंडेंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हाँ जीवीएल, ये बात जरा साफ कर दें, क्योंकि मैं देखिए क्यों जो आपने बात कही है उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, ये प्रभात खबर के संपादक हैं और इन्होंने कई अलग अलग अखबारों में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, काम किया है। किसी आइडियोलॉजी से ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं कि इनको आप इंडिपेंडेंट पत्रकार न कह सकें। तो वो जो बात कह रहे हैं उससे आपको ये मानना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट व्यू आ रहा है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आलोक जी, मैं किसी पत्रकार को, तिवारी जी सीनियर पत्रकार हैं तो वो अपने राय रखें। मैं कह रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें। हम केवल अपने विजडम को न बांटें और वो भी ग्राउंड पे आधारित नहीं हो। ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है किसी भी, मैं मीडिया में कई चैनल्स में मैं देख रहा हूं, कहीं भी मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग है ही नहीं है। तो हम केवल सुना सुनी के आधार पर, या कोई डीयू और जेएनयू में बैठे हुए कोई प्रोफेसर है जो मार्क्सवादी के साथ माओवादी, अखिलेश जी मैं आपके पास आता हूं, विचारधारा प्रमोट करना चाहते हैं उनके बात। ये बस्तर भी घूमा हुआ है, झारखंड में भी सब जगह घूमी हुई है और बिहार में भी जो जगह है जहां जहां गया से लेके जमुई तक। जी अखिलेश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अजय शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि दफ्तर में बैठ के बात कर रहे हैं। राजन एक मौका दें, सब जगह पर मैं अजय शुक्ला के पास एक बार फिर चलना चाहता हूं। अजय जी, जो बातें हो रही हैं, और क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसे उदाहरण हैं जहां इस तरह की अगर इतनी ज्यादा डीपली एंट्रेंस्ड समस्या हो कि पूरे के पूरे गांव के लोग सामने आ जाते हैं, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नरसिम्हा राव जी जो कह रहे हैं, इस सवाल का एक जवाब चाहिए। आपने भी अपनी स्टडी की होगी, इस सवाल का क्या जवाब है कि जिन लोगों के साथ हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उनको भरोसे में कैसे लिया जाएगा? अगर उन गांवों पर माओवादियों का इतना असर है कि वो सरकार के साथ उनको बात भी नहीं करने दे रहे हैं, इनको भरोसे में लेने का कोई रास्ता है या फिर सीधे फौज लेकर चढ़ जाना इसका रास्ता है? देखिए, कई देशों में ऐसी समस्याएं जो हैं आई हुई हैं और उन देशों ने ऐसी समस्याओं के साथ टैकल किया है और इनको हल भी किया है। लेकिन ऐसी समस्या को सेपरेटिज्म के साथ जो जुड़ा हुआ है, अलगाववादी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको डील करने के लिए अगर आप हर चीज को एक सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से देखें, यू सी इट एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और आप ये कहें कि जो भी सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है उसको हम मार गिराएंगे और उससे और कोई उसके साथ डील करने का तो कोई तरीका ही नहीं होगा हमारे पास, तो फिर इस घमंड में आके कोई भी केंद्रीय सरकार ऐसी समस्या को नहीं संभाल पाएगा। नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ कोई गलत बात उठाए, कोई उंगली उठाए, वो अनएजुकेटेड है, वो जमीन पे नहीं गया हुआ है, उसने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की हुई है, वो इग्नोरेंस की वजह से बात कर रहा है। मैं बोलता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, माओवादी इलाकों में कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है? कोई ये जो बातें जो आई हुई हैं कि लोगों को सरकार के बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं, ये सब क्या प्रोपेगेंडा है? जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस और फौज के खिलाफ भी हथियार उठा रहे हैं,
क्या उनके पास क्या वो मतलब सब उनसे कोई बात ही नहीं करेंगे बजाय इसके कि हथियार उठा के उनको गन डाउन करें? अगर ये आपके सरकार का घमंड है तो फिर किस लिए हम बात करें किसी जात की? कोई डायलॉग ना होए, कोई बातचीत ना होए, कोई एग्जामिनेशन ना होए कि इनके पास और कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम बगैर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पे डायलॉग के तौर पे भी रिजॉल्व कर सकें, अपना खुद का काम जो है थोड़ा आसान बनाए। मेरे ख्याल में जो है ये एटीट्यूड जो केंद्रीय सरकार का है, और ये मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी सरकार का एटीट्यूड है, कांग्रेस सरकार, केंद्रीय सरकार का एटीट्यूड भी यही था कि हम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के तौर पे इन समस्याओं के साथ डील करेंगे, और ये बहुत गलत बात है। मैं कुछ बोलूं? हाँ अखिलेश जी, आप बोलें, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। एक सवाल अजय शुक्ला जी ने आप पर भी उठाया है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की नहीं है। जो देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमने दोनों, एक एक्सपर्ट को सुना, एक हमारे दूसरे पत्रकार हैं उनको सुना, और जीवीएल को सुना। काफी अच्छा पर उपदेश दिया है, और काफी कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने, हमारे राजेंद्र तिवारी जी ने इन लोगों को कुछ आईना भी दिखाया है। अगर राजेंद्र तिवारी जी के आईने से कुछ दिखा हो, और जो हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, टीवी देखने वालों ने, कि किस तरह से घमंड और अहंकार में बीजेपी के लोग यह हैं कि यह उनके समर्थक, जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ बंदूक ही एक रास्ता है इस नक्सलवाद से निपटने का। ये एक सोच है जो दिल्ली की सरकार है उसकी, कि हमारे खिलाफ तुम अगर आवाज उठाओगे, जहां ये विचार है, जिस विचारधारा की सरकार है, वहां पे प्रश्न नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सोचेगा, निर्णय लेगा, उसी को सबका पालन करना है, उस विचारधारा की यह सरकार है। अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा, भाई ये सिर्फ हम इसको एक आतंकवाद या दूसरा समस्या नहीं, ये सामाजिक समस्या भी है। कहा कांग्रेस ने नहीं किया, हम लोगों ने उनके लिए जो जमीन का अधिकार नहीं था, आदिवासियों को उसका अधिकार दिया। जो जमीन नहीं ले सकते थे, खरीद सकते थे, उनको जमीन पर हक दिया, और जो जंगलों के, वनों के जो संपदा है, उपज है, उनमें उनकी भागीदारी निश्चित की। ये और कह रहे हैं कि हमारे जीवीएल जी कह रहे हैं कि कोई जमीनी हकीकत नहीं जानता है। अखिलेश जी, आप ये सही कह रहे हैं, आपने ये जो हक दिए, जो अच्छा किया वो अच्छा किया, लेकिन ये भी याद रखिए कि सबसे बड़ा नक्सली, एंटी नक्सली ऑपरेशन ग्रीन हंट भी कांग्रेस ने शुरू किया, और शायद उसके रिपरकशंस भी बहुत जगह इस देश को झेलने पड़ रहे हैं। अब हमारे साथ हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल ई.एन. राममोहन जी, वो अफसर हैं जिन्होंने दंतेवाड़ा में हुए उस हमले की जांच की है, ग्राउंड पर जाकर जांच की है, जिसमें 76 लोग मारे गए थे। राममोहन साहब, आपसे एक सवाल आज के हमले के बाद पूछना चाहता हूं कि जो हो रहा है इसमें एक पैटर्न हमें दिखता है एज लेमैन, हम बाहर, मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, राममोहन जी क्योंकि जुड़े हैं, एक और एक्सपर्ट हैं और साथ में ग्राउंडेड एक्सपर्ट हैं, जमीन पे इन्होंने चीजों को देखा है, इसलिए इन पे आ रहा हूं। हम सभी लोग हैं, इसके बाद हम आते हैं। बात पूरी हो गई होती, जुड़े तो हम सभी लोग हैं। जी राममोहन जी, आपने जो आज हमला हुआ है इसकी रोशनी में देखें, पीछे जो हमले हुए हैं, एक ही सा पैटर्न, बार बार एक तरह के हमले होते हैं। एक तरफ इसको आप इंटेलिजेंस का फेलियर कह सकते हैं, दूसरी तरफ तैयारी का फेलियर कह सकते हैं, या उन जवानों को ट्रेनिंग का फेलियर भी कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ दरअसल एक डिफेंसिव फोर्स है, वो असॉल्ट फोर्स नहीं है, वो हमला करने के लिए बनाई गई फोर्स नहीं है। लेकिन इसके साथ जब आप एक फोर्स के आदमी के तौर पे देखते हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्स के आदमी के तौर पे, और एक ऐसे बड़े हमले की जांच में जो आपने निष्कर्ष पाए उनको मिला के देखते हैं, आपके हिसाब से सिर्फ स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस, इनके फेलियर गिनाने से काम चल जाता है, या इसके बियॉन्ड कहीं जाना होगा? हमें इस समस्या का कुछ ज्यादा गहरा इलाज ढूंढना होगा। मैं आपको इसके बारे में इतनी छोटी समय में इसके बारे में जो आपने जो सवाल पूछा है इसका पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा जी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसमें बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स है, और ये सब चीज सॉल्व करने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है जी। लेकिन पहली बात यही है
कि सीआरपीएफ वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है और उनके ऊपर एम्बुश हुआ है और वो बहुत लोग मारे गए। इसका मतलब वो अलर्टनेस में फेल हो गया है, क्योंकि अटैक काउंसिल इस एरिया में जहां नक्सल बैठे हैं जंगल के अंदर कभी भी हो सकता है, और नक्सल का इंटेलिजेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है कि वो ये जंगल के बहुत अंदर रहते हैं और वहां के आदिवासी लोग इसका खबर नहीं देते हैं। तो इंटेलिजेंस मिलना आसान काम नहीं है इस एरिया में। तो इसमें फोर्स जो डिप्लॉय हुआ है, जहां पर कहीं पर कैंप है, वो बड़ी हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस में बैठना चाहिए ताकि वो सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग मारा गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सरप्राइज में ले गया है, नहीं तो इतने आदमी कैसे मार सकते हैं इनको। जी राममोहन जी, आपसे मैं और बात करूंगा। अभी ये वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौट के आते हैं और उस पर चर्चा करेंगे कि इस समस्या से निपटने का तरीका क्या है, इस समस्या से कैसे निपट सकता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्विटर पर जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब क्या है। देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुकमा में नक्सली हिंसा में मारे गए जवानों की शहादत पर इस पूरे देश को एक बहुत बड़ा अफसोस है, चिंता है, और सबकी संवेदना उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताकत का इस्तेमाल कर नक्सली हिंसा से निपटा जा सकता है? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। EM राममोहन जी, बीएसएफ के पूर्व डीजी, हमारे साथ देर से जुड़े हैं, इसलिए एक बार फिर उनके पास चल रहा हूं। राममोहन जी, आपके हिसाब से क्या ताकत, सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल करके इस समस्या का इलाज हो सकता है? क्योंकि जब आपने कहा कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसके बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स जवाब हैं, लेकिन एक सीधा सवाल है, इसका एक सीधा जवाब हो सकता है? जो घटना हुआ है जहां पर सीआरपीएफ के लोग एम्बुश में पड़ गए, उसका मतलब कहीं पर उनका वो जो अलर्टनेस था कहीं ढीला हो गया था, इसीलिए तो एम्बुश में पड़ गए। अगर अलर्ट रहने से एम्बुश नहीं होना था। लेकिन ये तो बोलना बहुत आसान है। जंगल के अंदर जहां पर प्लेटून पोस्ट है, कंटिन्यूअली वहां पर रहना है, कंटिन्यूअल टेंशन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। और इसका सबसे बड़ी खासियत इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें लीडरशिप बड़ा स्ट्रांग और अच्छा होना चाहिए, और फोर्स को जो है बहुत ज्यादा टाइम पर एक ही जगह पर छोड़ना नहीं चाहिए, उनको वहां पर रोटेट करना चाहिए, ताकि 3 महीने में अगर कंसंट्रेशन अलर्ट एरिया है 3 महीने के लिए रखे, उसके बाद 3 महीने के लिए कोई लाइट एरिया में ले जाना है, दूसरा किसी प्लेटून को वहां पर लाना है। इतना कंटिन्यूअली अलर्ट रहना बहुत मुश्किल है इस एरिया जंगल के अंदर। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं हुआ है इसीलिए एम्बुश हो गया है। जी, आप जो बता रहे हैं ये वॉरफेयर की टेक्निक्स बता रहे हैं कि वहां जो लोग तैनात हैं उनको कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बियॉन्ड दैट, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी उसे किसी और तरह का सपोर्ट चाहिए, या केवल फोर्स का यूज करके नक्सलाइट प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है? भाई, आप इंसर्जेंसी के बारे में मेरे से पूछने से मैं ये बताऊंगा कि सिविलियन आदमी बंदूक क्यों उठाते हैं पूछने से अच्छी तरह से इसका एग्जामिनेशन करने से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने किसी न किसी हिस्सा में फेलियर हुआ है। इसीलिए पब्लिक ने बंदूक उठा के गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। गवर्नमेंट को चैलेंज करना थोड़ी सी आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। यहां पर मैं बताऊंगा इसका क्रूशियल प्रॉब्लम यही है, कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ये जो लोग आदिवासी लोग जो फॉरेस्ट रिजर्व में रहते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर डायरेक्टली करना चाहिए। उसका मतलब चीफ मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर को कोई रोल नहीं है। गवर्नर अगर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो इस एरिया में जहां वो जंगल में रहते हैं, वहां के लोग जो उस जंगल में रहते हैं, ये लोगों को एक पंचायत बनाना है,
और वो पंचायत इलेक्ट होने के बाद वो पंचायत इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। नाउ ये हमने किसी जगह पर नहीं किया है, क्योंकि अगर पंचायत में इसको रखेंगे, 5th शेड्यूल बोलता है इट इज द गवर्नर हु विल एडमिनिस्टर द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। इट इज द गवर्नर हु विल एडमिनिस्टर द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट by appointing a tribes advisory council from the tribes living in that scheduled area, and by appointing a tribes advisory council. What is a tribes advisory council? It is a panchayat, panchayat of the Adivasis who are living there. हमने ये कहीं पर भी ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने अडॉप्ट नहीं किया है। जी, ये समस्या जो है इससे निपटने का जो तरीका आप बता रहे हैं, और बिल्कुल सीधा संविधान में लिखा हुआ तरीका है, आपके अपनी सिफारिश नहीं है। अजय शुक्ला जी, आपके हिसाब से क्या सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नक्सली हिंसा को खत्म कर सकता है? ना भाई, इसका 5th शेड्यूल का मतलब क्या है? ये हम जी राममोहन जी, मैं अजय शुक्ला जी से पूछूं। एडमिनिस्ट्रेशन ये कोई नई बात तो है एरिया के लोगों के हाथ में छोड़ना चाहिए, बाहर के लोग उधर आके वहां पर एडमिनिस्ट्रेट करना नहीं करना है। जी राममोहन जी, आपकी बात समझ में आई, उसी को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं दूसरे एक्सपर्ट के पास। अजय शुक्ला जी हमारे साथ, उनसे पूछ रहा हूं। अजय जी, आप बोले। अब मैं तो जो बोलना है मैं बोल दिया है। जो फोर्स का उपयोग हम कर रहे हैं, जो फोर्स का उपयोग जो करना चाहिए था सरकार को, वो तो किया जा रहा है, और वो कई सालों से किया जा रहा है। तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में जो है काफी जोर से जो है जोर शोर से ये काउंटर नक्सली ऑपरेशंस चालू रहे हैं। उससे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हमने फोर्स का उपयोग किया है, और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में काफी हद तक सफलता भी पाई है। लेकिन फोर्स के साथ साथ जहां भी सफलता प्राप्त हुई है, ये देखा जाएगा कि सरकार का इनिशिएटिव, डायलॉग, लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंचाना, ये सब बातें सरकार फोर्स के उपयोग के साथ साथ चलती आई हैं। अगर आप सिर्फ फोर्स के बल पे चलेंगे तो कुछ हद तक जो है मामला ठीक होएगा। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे, कुछ हद तक जो है मामला ठीक हो जाता है, 2-3 सालों तक मामला ठीक चलता है, लेकिन मामला फिर उभर के ऊपर आ जाता है। और जब तक डायलॉग ना हो, जब तक कोई बातचीत ना हो, जब तक जनता को, पब्लिक को विश्वास ना हो कि हमारी जो सही शिकायतें हैं, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके ऊपर कुछ किया जा रहा है, उनको हल करने के लिए कुछ किया जा रहा है, तब तक फोर्स अलोन से काम जो है नहीं किया जा सकता है। ये मामला फिर उभरता जाएगा। जी, अब राजेंद्र तिवारी, आपसे एक क्विक कमेंट चाहिए। आपके हिसाब से ताकत के इस्तेमाल से नक्सली हिंसा खत्म हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो वो क्या है जो इसको खत्म कर सकता है? मुझे कह रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं, मुझे लगता है ताकत का इस्तेमाल एक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस चलानी पड़ेगी। और जैसा अभी पूर्व डीजी साहब ने कहा कि अगर हम उस तरह वो है क्या, वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया ये है कि स्टेट वहां के लोगों को वहां के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से गवर्न करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसे समझना चाहिए कि जब तक आप उन्हें भरोसे में नहीं लेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं, स्टेट जब तक नहीं समझेगा, वो चाहे कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है या किसी और पार्टी की बात नहीं है, स्टेट जो भी गवर्नमेंट में आता है वो वैसे ही करता है। आप देखें तो ये 40 साल 50 साल से चला आ रहा है। कांग्रेस ने भी खूब फोर्स का इस्तेमाल किया, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन इससे कोई रास्ता निकल रहा है क्या? तो रास्ता निकालने के लिए जरूरी है कि आपको लोगों तक जाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहां पर हमारी पहुंच नहीं है। अगर स्टेट की पहुंच अपने देश में किसी हिस्से तक नहीं है तो इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है? हम अपने को पावर और सब दुनिया की बात कहते हैं और हम अपने लोगों तक अपनी पहुंच नहीं रखते हैं, और कुछ लोग उनको दबा लेते हैं, उसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हम कहते हैं नहीं, हम उनसे बात कैसे करें?
ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात मुझे लगती है और ऐसे इस रवैये से इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। जी, इसका जवाब हम लेंगे नरसिम्हा राव से, लेकिन उससे पहले चलते हैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नरसिम्हा राव जी के लिए नहीं है। जब भी अच्छा हुआ जो अपने राममोहन जी ने कहा कि जो ट्राइबल काउंसिल बनाने की बात संविधान में कही गई है, 5th शेड्यूल में है, वो ट्राइबल काउंसिल आज तो नहीं बननी थी। अगर संविधान के निर्माताओं ने उसकी जरूरत देख ली थी तो पिछले 60-70 सालों में वो कहीं भी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है? इस देश में कितनी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ऐसी बनाई गई जिनको गवर्नर चलाते हैं और जिनमें राज्य सरकार का कोई अख्तियार नहीं होता रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि फिर अभी आप कहेंगे कि हम इतिहास के पहले 1925 में चलें, उसे छोड़ें, आगे बढ़ें और बताएं नक्सली हिंसा से निपटने का और कौन सा तरीका है? अखिलेश जी। नहीं, मैं 25 में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 3 साल पहले जाकर के एक शब्द कह के आगे बढ़ूंगा कि आज समाधान पूछा जा रहा है। 3 साल पहले जवाबदेही के बाद समाधान पूछा जाता था, आज जवाबदेही नहीं पूछी जा रही है। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था और आंध्र के मुख्यमंत्री जिनकी हमारी डेथ हो गई, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों के समय में नक्सल जो हमारे हिंसा थी वो बहुत कम हो गई थी। कारण क्या था? इन दोनों लोगों ने एक रिश्ता बनाया, वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोगों को, उनकी बातों को सुना, समझा, उनके लिए कानून बनाया, उनको अधिकार दिया। दिग्विजय सिंह ने भी वन संपदा के लेकर के वनवासियों के लिए कानून बनाया। हमारे जो रेड्डी साहब थे जिनकी डेथ हो गई, वो पूरा नक्सल इलाके में पैदल घूमे थे, मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और बाद में भी उनकी बातें सुने, चौपाल लगाते थे, उन्होंने कार्यक्रम किए और उनके लिए वहां पे व्यवस्था बनाई। तो सिर्फ आप ये सोचें, देखिए सत्ता का क्या आपको लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट को 5th शेड्यूल इंप्लीमेंट करना चाहिए था? विकल्प है। जो ट्राइबल काउंसिल की बात है वो वहां भी नहीं हुई और अब भी होने की कोई आसार मुझे देख। अखिलेश जी, समय कम है, अब समय कार्यक्रम खत्म करना है, इसलिए मुझे एक कमेंट जीवीएल के पास जाना पड़ेगा। मुझे संविधान की बहुत जानकारी नहीं है, उसकी व्याख्या हमें इतनी नहीं पता, क्योंकि संविधान में व्याख्या तो ये भी है कि राज्यपाल स्टेट को गवर्न करेगा और उसके एक एडवाइजरी होगी जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, एक कैबिनेट होगी। तो अब इसकी व्याख्या किस तरफ से इस शेड्यूल के मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं इस पे बहुत नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि कांग्रेस ने क्या किया, मैंने 2 मुख्यमंत्रियों को उदाहरण दिए, उनके नहीं आपने उदाहरण दिए। मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे अब जीवीएल के पास जाना पड़ेगा, आखिरी कमेंट लेना है। इन्होंने बताया, अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्यों में लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, उनसे कनेक्ट बनाया और उसका फल सामने दिखाई पड़ा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एक प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, जो भारत से बाहर जाकर भी लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी ये क्यों कह रही है कि हम यहां लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप भारत के लोगों का दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जीवीएल। आलोक जी, आपको गलतफहमी है। हम भारत की जनता के दिल बार बार जीत रहे हैं। यदि आपको गलतफहमी है तो करेक्ट करिएगा। और जहां तक मुख्यमंत्रियों की सवाल है, कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के नाम जो लिया है, मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जानता हूं। उस समय क्या किया, उन्होंने संबंध बनाए, जो शब्द उन्होंने यूज किया है अखिलेश प्रताप से, एक्चुअली वो दोनों के साथ राजनीतिक संबंध थे, माओवादियों के साथ। वाईएस राजशेखर रेड्डी राजनीति में उनकी सक्सेस के लिए मुख्य कारण वही था। सबसे पहले उनसे समझौता किए, उनके राजनीतिक संरक्षण में चुनाव जीते थे। तो पहली कांग्रेस को अपनी गुनाहों का भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जहां तक यहाँ की राज्य है, अब मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है, कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। जो हमने ट्विटर पे सवाल पूछा, क्या ताकत का इस्तेमाल कर नक्सली हिंसा से निपटा जा सकता है? 79%, 79% लोगों का कहना है हाँ। 21% लोग मानते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके नक्सली हिंसा से नहीं निपटा जा सकता है। सवाल है कि ये जंग है या शांति है, ये राजनीति है या अविश्वास है? जवाब सिर्फ भरोसा है। वो भरोसा अपनी राजनीतिक प्रक्रिया पे भी हो सकता है, अपने सुरक्षा बलों पर भी। लेकिन इस देश को इस समस्या का हल चाहिए तो किसी को किसी पर भरोसा तो करना होगा। आवाज अड्डा में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।